हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज की इस वीडियो में हम जीएस के मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन अभी कंप्लीट करेंगे। इसके कुछ लेक्चर्स पहले हो चुके हैं जो आपने देख लिए होंगे। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले इसका हम पहले एक बेसिक इंट्रो देख लेंगे कि इसमें क्या चीज़ें थी, मेन उद्देश्य इसमें क्या था। इसमें बताया गया है 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चली। ठीक है, तो उस समय पे इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ से मानी जाती है? यूरोप से मानी जाती है कि इसका ओरिजिन यूरोप से होता है। ठीक, जिसके फलस्वरूप जागृति के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो जब वहाँ से शुरू हो रही है यूरोप से, तो वो जब एकदम अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचती है तो एक नया एरा स्टार्ट हो जाता है जिसमें तर्कवाद तथा अन्वेषणा की भावना ने यूरोपीय समाज को प्रगति प्रदान की। अब जब पुनर्जागरण हो रहा है, औद्योगिक क्रांति आ रही है, लोगों की चीज़ें, इनोवेशन की चीज़ें बढ़ रही हैं, उनका तर्कवाद, उनके सोचने समझने की क्षमता, बहुत सारी चीज़ों का उसमें विकास हो रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप होकर आ रही हैं। तो इसी में क्या होता है कि भारत का नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अब जब यूरोप की क्रांति वहाँ से उठी हुई है, उसमें इतनी नई चीज़ें आ रही हैं, तो जो हमारे यहाँ के भी लोग हैं वो भी तो उनसे सीखेंगे, उनके अंदर भी तो वही चीज़ें सोचने समझने की क्षमताएँ आएंगी। तो यही चीज़ है इसमें कही जा रही है कि जब वो चीज़ें वहाँ से उठी हैं और हमारे यहाँ तक आई हैं तो उसका प्रभाव हमारे यहाँ पर भी देखा गया है। इसमें सबसे पहले प्रेरित करने वाले कारक क्या रहे हैं कि जो सुधार आंदोलन हुआ है उससे हम मतलब उसके हमारे पास कैसे क्या कॉज रहे हैं कि हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला है इसमें भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन की उपस्थिति। अब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज कर रहे हैं तो हम ब्रिटिश की चीज़ों को भी देख रहे हैं ना कि वो लोग कैसे रह रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी शैली कैसी है, बहुत सारी चीज़ों की रख रखाव की, खान पान की, हर एक चीज़ की। तो और देख रहे हैं कि वो कितना आगे हैं नई नई चीज़ों में, हम लोग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है उनसे। तो ये भी चीज़ें हम सीख रहे हैं। दूसरा है कुरीतियाँ, जैसे बहुत चीज़ें, सती प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सब ये चली आ रही थी, तो ये हमारे यहाँ पे व्याप्त हैं। हमने देखा दूसरी जगह पे ये सब नहीं है, तो हमने इसको लेके भी क्वेश्चन किया कि हमारे यहाँ पे क्यों है। नेक्स्ट है शिक्षा प्रसार व विश्व विज्ञान संबंधी जागरूकता। अब जब धार्मिक सुधार आंदोलन चले हैं तो इसमें सिर्फ सबसे ज़्यादा शिक्षा पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया, सती प्रथा के उन्मूलन पे बल दिया गया। जैसे राजा राम मोहन राव आए, डी.के. कर्वे आए, इन सब के नाम लिए जाते हैं। तो और जब शिक्षा हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा शिक्षा साक्षर चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है साक्षरता को लेके, और ब्रिटिश भी चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को पढ़ाया जाए। वो उनका उद्देश्य अलग था कि हमारे यहाँ को लोगों को पढ़ाएंगे तो वो अपने यूज़ में उनको लेंगे, लेकिन एक तरीके से ये था हम लोग पढ़ के हम लोग भी तो कुछ ये सीख रहे थे। क्योंकि जैसे आईसीएस का जब अपने यहाँ पे होने लगा था तो हमारे यहाँ के भी लोग पार्टिसिपेशन, और एक टाइम ऐसा आया था कि हमारे यहाँ के लोग यूरोपियंस को कंपटीशन में पीछे करने लगे थे। तो ये सब इसके पॉइंट्स रहे हैं। नेक्स्ट है पाश्चात्य आधुनिक संस्कृति का प्रभाव। अब पश्चिमी की शैली है, वहाँ से आए लोग तो उनका प्रभाव तो हम पे रहेगा ही। हम उनका पहनावा देख रहे हैं, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब देख रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी हम पे पड़ा। तत्कालीन महाशक्ति की पराजय, तो उस समय पे जो महाशक्ति जैसे रूस का हो गया, जापान का, ये सब चीज़ें देखी जा रही थी। तो देखा जा रहा है कि वहाँ पे कैसे वो लोग इतने बड़े लेवल पे होके वो लोग हार रहे हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ा। लोकतंत्र राष्ट्रवाद की उपधारणा, जैसे रूस की क्रांति हो रही है, फ्रांस की क्रांति हो रही है, तो हमको पता लग रहा है कि लोग कैसे लोग एकजुट होकर राजा को तक हरा दे रहे हैं। मानववाद धर्मनिरपेक्षता की उदाहरण। अब यह आ गया कि धर्म से लेना देना कुछ नहीं है, कौन किस धर्म का, इससे बिल्कुल परे हट गए थे लोग, सब लोग एकदम न्यूट्रल हो गए थे इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि इसे लोग पढ़े लिख रहे हैं। वो समाज की जो पुरानी चीज़ें थी उनको छोड़ के आ रहे थे, तो इन सब चीज़ों का इनोवेशन हमारे अंदर होता जा रहा है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है जाति आधारित शोषण के विरुद्ध उपाय। तो जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ है उसमें जो हम उपाय करते थे, जो छुआछूत या जाति से लेके जो होते थे, उसके लिए हमने क्या उपाय अपनाए। तो इसमें उपाय में ये था, पहला तो उपनिवेशी शासन का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा था। अब जब अंग्रेज आए तो वो ये सब थोड़ी ना कर रहे स्टार्टिंग में, जब वो किसी को अपने यहाँ पे ले रहे हैं अंडर में कि हम पढ़ा के इसको बनाएंगे, तो वो ये नहीं देखे तुम किस जात से हो, उस जात से हो।
सामाजिक सुधार आंदोलन, अब इतने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए थे, इतना प्रचार प्रसार किया गया, लोगों को इतना ज़्यादा इसमें जोड़ा गया, तो इस सभी चीज़ों से लोगों को में प्रभावशीलता बढ़ी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये तो बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ है, इससे कितना ज़्यादा जन प्रसार हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें उपाय रहा है। गांधी जी के जो अस्पृश्यता के विरुद्ध में आंदोलन किए गए, ये भी इसके पॉइंट रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, प्रसार में अवसर, संविधान का निर्माण, तो ये सब जाति आधारित के विरुद्ध थे। ठीक है, इसको वैसे तो जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन जिस समय पे चल रहा है, तो उस समय पे हम संविधान या गांधी जी के इनोवेशन नहीं ले सकते हैं, मतलब कि जो उन्होंने किए। लेकिन अगर एक अलग से पूछा जा रहा है कि अगर जाति के आधार पर जो शोषण किया जा रहा था उस समय पे, उसके लिए पूरे हिस्ट्री के हिसाब से अगर पॉइंट्स उठाए जाएँ तो वही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे स्त्री शिक्षा एवं उत्थान हेतु समाज सुधार आंदोलन। तो मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, जो स्त्री सुरक्षा से शुरू होता है, क्योंकि स्त्री को लेके, महिलाओं पे लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके एम्पावरमेंट पे, उनकी दशाओं पे, इन सब चीज़ों पे कि कहाँ पे वो आगे उठ रही हैं, कहाँ पे उनका भी उनको विकास की ज़रूरत है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो इसमें हम स्त्री शिक्षा का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है इंट्रो में, इसमें 19वीं शताब्दी के भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो सबको पता है कि महिलाएं किस दशा से गुजर रही हैं। तत्कालीन भारत में बाल विवाह, सती प्रभा, निम्न स्त्री नारी शिक्षा जैसी कुरीतियाँ विद्यमान थी। तो ये सब इसके कॉज थे, जिसकी वजह से लेडीज़ की मतलब जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ही वर्स थी। समाज सुधारकों के विभिन्न प्रयासों के प्रतिफल स्वरूप सरकार में स्त्रियों की दशा में सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाए। ठीक है, जब ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं तो ब्रिटिश ने भी उसको अगेंस्ट, जैसे ब्रिटिश का शासन पूरा तो देखा जाए एक तरीके से बुरा ही था पे, लेकिन उन्होंने अपने समय पे भी कुछ चीज़ें अच्छी की, जैसे वेंटिक ने किया, मतलब और विलियम, बहुत सारी चीज़ें जैसे देखी जाए, स्वशासन लाया गया हम लोगों के यहाँ पे रिपन के द्वारा, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन कराया, कॉर्नवालिस ने इतनी सारी चीज़ें दी। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी की भी, तो जो जिनको हम आज के समय में भी उपयोग में ला रहे हैं, उसी पैटर्न पे चीज़ें चल रही हैं। तो ये हुआ कि उन्होंने उसकी जो स्त्रियों की दशाएं थी उनको सुधारने के लिए ब्रिटिश ने भी अपने स्तर पे चीज़ें की थी हमारे लिए। नेक्स्ट है, इसमें पॉइंट्स है हमारे कि इसके लिए कैसे कैसे संवैधानिक प्रावधान किए गए। अगर उपाय पूछे जाएंगे तो हमने स्त्रियों की सुविधा को सुधारने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान भी किए थे, जैसे कि 1857 का विडो रीमैरिज एक्ट अधिनियम था हमारा। 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट आया था, जिसमें जो उसको मालाबारी जी लाए थे, बाद में तिलक ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें 12 साल की उम्र के लेके था कि 12 साल से कम उम्र का शादी नहीं करनी है, लेकिन एक तरीके से प्रावधान तो ये किया ही गया था। फिर शारदा एक्ट लाया गया था, जिसमें 14 साल लड़कियों के लिए थी और 18 साल लड़के की थी, या 16 कुछ ऐसे, 14-18 या 14-16 से कुछ था रेशियो में, ये इस एक्ट में कहा गया था। और स्पेशल मैरिज एक्ट का भी लाया गया, हिंदू विधवा विवाह विच्छेद अधिनियम लाया गया, और समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये सब प्रावधान किए गए थे कि जैसे स्त्रियों की इस दशा को सुधारा जा सके और उनको भी उनके कुछ अधिकार दिए जा सकें, कि सारे चीज़ें मेंस के फेवर में ही ना रहें हमेशा। अब इसमें देखा जाए कि जैसे क्या क्या प्रथाएं उस समय पर विद्यमान थी, तो पहली थी सती प्रथा, जिसका उन्मूलन किसने किया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया। ठीक है, इसमें 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है शिशुवध। शिशुवध के लिए क्या हुआ कि इसमें तीसरे अधिनियम जो आया था 1804 में, इसमें मानव हत्या के बराबर घोषित कर दिया गया था। ठीक है, शिशुवध को उसमें जो था कि जब 21वीं शताब्दी में जो अधिनियम आया था 1804 में, उसमें शिशुवध को क्या कहा गया कि ये मानव की हत्या के बराबर है, ये इसमें बताया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसमें विधवा पुनर्विवाह को लेकर बहुत सारी चीज़ें की गई। पहले तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने तो एक विडो से ही मतलब शादी की थी। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में। पंडित विष्णु शास्त्री द्वारा 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की मतलब स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है D.K. कर्वे द्वारा पूना में विधवा आश्रम खोला गया था। 1906 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय बनाया था। तो ये क्वेश्चन प्री में भी खूब पूछा जाता है कि पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की और महिला वुमेन वाला यूनिवर्सिटी किसने बनाया, तो क्वेश्चन प्री में भी खूब पूछ जाते हैं। और वही प्री के फैक्ट जो होते हैं हमारे मेंस की जो मेन बॉडी होता है, उसमें एग्जाम्पल के तौर पे
पॉइंट्स बनाने में उसी चीज़ का यूज़ होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रीलिम्स के लिए कुछ अलग से ही पढ़ना है, मेंस के लिए कुछ, सब एक ही में इन्वॉल्व है, हर चीज़ एक तरीके से। अब जैसे करंट अफेयर की भी चीज़ें हैं तो उनके पॉइंट्स जो हम डेटाज होते हैं उठा के हम उनको मेंशन करते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो जो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ प्रीलिम्स की एकदम अलग है, मेंस एकदम अलग, कुछ नहीं है, सब एक ही में इंटीग्रेटेड है हर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है बाल विवाह। बाल विवाह के लिए क्या किया गया था? तो 1872 में नेटो मैरिज एक्ट लाया गया था। 1891 में एज ऑफ कंसेंट लाया गया था मालाबारी के द्वारा। और शारदा एक्ट जो हरविलास शारदा ने लाया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, ये तो आज़ादी के बाद आया था 1978 में, ये इसके लिए प्रावधान किए गए थे। स्त्री शिक्षा के लिए क्या किया गया? स्त्री शिक्षा के लिए 1891 में कलकत्ता तरुण स्त्री की स्थापना की गई थी। 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई थी बेथुन जी के द्वारा। और 54 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था जो कि शिक्षा से संबंधित था। 1916 में महिला विश्वविद्यालय बनाया गया था डी के कर्वे के द्वारा। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस तो ये बनाया गया। ये सब स्त्री शिक्षा को लेके अगर पॉइंट्स रहेंगे तो हम उसमें ये सब मेंशन कर सकते हैं कि उस समय पे ये सब, क्योंकि सब है तो ये प्री का ही पॉइंट, अगर हमें प्री वाला पॉइंट याद रहेगा तो हम उसमें मेंशन कर देंगे, हाँ इस सन में ये बना था, इस सन में ये बना था, तो हमारे पास चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो उससे हमारा भी आंसर रेडी होता जाएगा और उसमें पॉइंट्स भी मिल जाएंगे सही सही से। नेक्स्ट है महिला संगठन, जिसमें सरला देवी चौधरानी द्वारा इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल। तो अगर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर पूछा जाए कि अगर आप पुराने काल से लेकर अब तक के लिए, तो इसमें हम ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि उस समय पे देखिए जब सरला देवी चौधरानी थी, उन्होंने प्रयाग में महिला स्त्री महामंडल बनाया था, तो ये एम्पावरमेंट ही उनका दिखा रहा है। ब्रह्माबाई रानडे ने भारत महिला परिषद की स्थापना की थी। पंडित रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो ये सब इन लोग के द्वारा बनाए गए संगठन थे। ये सब एक पॉइंट्स में हम लोग मतलब रिवीजन कर लेंगे क्योंकि है तो प्रीलिम्स वाला ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर आंसर फ्रेमिंग में आएगा तो हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध क्या क्या प्रयास किए गए। ठीक है, तो जाति से संबंधित थे तो हरिजन संघ वाला जो बनाया था गांधी जी ने, तो वो तो हरिजन को मतलब एकदम पूछते थे एक तरीके से, तो ये उसके लिए लिख सकते हैं। अंबेडकर ने वो देखो बनाया था बहिष्कृत हितकारिणी वाला भी था। और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ बनाया। 1927 में एक महार सत्याग्रह होता है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसको अम्बेडकर ने बनाया था। और आत्मसम्मान आंदोलन, ये देखिए प्रीलिम्स में भी बहुत पूछता है आत्मसम्मान आंदोलन, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है शायद 1925 इन 1920 ऐसे कुछ समथिंग में हुआ था, रामास्वामी नायकर वाला। ये सब जाति आधारित थे। और ये देखिए प्रीलिम्स में जब पूछा गया तो स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से प्रीलिम्स की भी चीज़ें आपको मिल रही हैं। नेक्स्ट है श्रमिक आंदोलन के बारे में, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये क्योंकि मैंने एक ही में बना रखा था। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास, तो इसमें हम जैसे पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे कि इसमें मेन चीज़ें क्या रही हैं। ठीक है, इसमें पहला दिया गया है, इसके इंट्रो में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आगमन होता है तो 1765 में उसमें भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था पर प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, अब जब कंपनी आएगी तो हमारे यहाँ की इकोनॉमी और चीज़ें जो राज्य व्यवस्था है उसको तो ऑब्वियस सी बात है कि इफेक्ट करेगी। ब्रिटिश काल में साम्राज्यवादी विचारधारा पोषण के लिए विभिन्न संवैधानिक और प्रशासनिक परिवर्तन किए गए थे। अब जब वो आए हैं तो उनको भी तो कुछ ऐसा ना कि रूल्स चाहिए कि जिसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें चला सकें। अब जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, संविधान है, जो चीज़ें चलती है संविधान के प्रावधान के आधार पर चलती हैं, तो उनको भी था कि हम अपना अगर जो रूल रेगुलेशन यहाँ पे चलाएं तो किसी चीज़ के अंडर में रहें, ताकि हमको एक आइडिया लगता रहे कि हाँ चीज़ें कैसे करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है। तो ये लोग क्या करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स लेके आते थे, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, इसमें यह था कि एक हाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है और ये नियंत्रण वाली चीज़ें भी ला दी गई थी। बंगाल का गवर्नर जनरल अब गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। नेक्स्ट होता है 1784 में, इसको कंट्रोल बोर्ड था, क्योंकि जैसे जब वो चीज़ें अपने तरीके से कर रहे, बहुत वसूल रहे पैसा सबसे, जो अधिकारी थे वहाँ की लूट मार मचा रखी थी एकदम, तो कंट्रोल भी तो इनको करना था, इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और अब इसको ब्रिटिश अधिकृत भारत प्रदेश कहा जाने लगा था 1813 का। इसमें क्या होता है कि
जो चाय चीन का सिर्फ रह जाता है और उसके बाद में बाकी जो व्यापार रहता है वो सब इनसे छीन लिया जाता है। ईसाई मिश्रण ही आने लगे थे और 1 लाख रुपए खर्च के लिए बात की गई थी शिक्षा पे। ये सब इसके पॉइंट्स हैं। ये प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे अगर रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ पूछा जाएगा कि क्या था, तो कुछ 1-2 पॉइंट्स हमको लर्न रहने चाहिए, इसलिए ज़्यादा पूरा पूरा नहीं, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स हम इसके ज़रूर देख लेंगे। यहाँ पे 33 आता है, उसमें चाय चीन वाला भी छीन लिया जाता है और लास्ट में इनके पास कोई भी एकाधिकार नहीं बचता है। और पहली बात तो जो जो विधि का परिषद था, इसमें विधि विशेषज्ञ को शामिल कर दिया गया था, जैसे मैकाले को लिया गया था बाद में, तो ये इसमें शामिल कर लिया जाता है। और इस पर केंद्रीकरण कर दिया गया था विधायी का, वित्तीय, प्रशासनिक सभी चीज़ों का। ठीक है। 53 वाला एक्ट आता है, इसमें क्या किया, जो विधि सदस्य मैकाले था पहले तो सिर्फ नॉर्मल सदस्य था, अब उसको पूर्ण सदस्य बना लिया जाता है कि हाँ हमेशा तुम यहाँ पे रहोगे। बाकी मार्ले मिंटो वाला आपने पढ़ा ही हो, क्योंकि मार्ले मिंटो का अभी आगे चल के मैं पूरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि उस पर मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पे, तो इसमें यहाँ पे सिर्फ हेडिंग डाल के मैंने लिख दिया है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 का पूछा जाता है काफ़ी। तो इसमें पहला ये हो गया था, जो अखिल भारतीय संघ था उसमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका आ गई थी। जैसे अभी के टाइम पे दो सदन वाली चीज़ चलती है ना, लोकसभा राज्यसभा, उस समय पे भी क्या था, केंद्र में 2 सदन की व्यवस्था है थी। ठीक है। जैसे अभी के टाइम पे लोकसभा राज्यसभा है, उस समय पे वहाँ पे भी 2 सदन थे। ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता और विधायन के लिए 3 सूचियाँ थीं, केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती। जैसे अभी अपने यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती चलती है, तो ये सब चीज़ें 1935 से ही सूचियाँ उठाई गई थी। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कभी कभी कि संविधान में चीज़ें जो हैं इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है, पॉलिटी में क्वेश्चन बनता है। तो तीनों अगर सूचियों की बात किया जाएगा तो भारत शासन अधिनियम 1935, लेकिन अगर सिर्फ समवर्ती सूची की बात करेगा तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं। तीनों सूचियों की बात की जाए तो एक्ट 1935 से, लेकिन अगर कंकरेंट लिस्ट वाली समवर्ती सूची की बात की जाए तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। नेक्स्ट है इसमें कि प्रसार के विषय पर जो सुरक्षित और हस्तांतरणीय वर्ग में विभाजन होता था, कि जो काम है मतलब प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव वाले कौन करेगा और बाकी चीज़ों के लेके कौन करेगा, तो सब डिस्ट्रीब्यूशन था। बड़े बड़े पद तो वैसे भी अंग्रेजों के पास थे, छोटे मोटे जो रहते थे वो इंडियन को दिए जाते थे। और जिसमें निर्वाचन की बात की गई थी, आरबीआई स्थापना की जाती है, फेडरल कोड बनाया जाता है। और इसमें क्या होता था, बर्मा जो था उसको एडन और अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को 1-2 बार प्रीलिम्स से पूछा गया है कि बर्मा का पृथक्करण किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, या 1935 में क्या चीज़ें अलग थी। तो 1935 से ये है कि उसी एक्ट के द्वारा बर्मा को और अदन को हमारे यहाँ से अलग कर दिया गया था और वो अपना एक नया बन गए थे। सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत थे। ठीक है। उनको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो ये 1935 के पॉइंट्स हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में कमियां क्या रही हैं, तो पहली बात तो इसमें यह था, गवर्नर जनरल को सारे जितने भी वो प्रिविलेजेस सब गवर्नर जनरल को मिले हुए रहते थे। और सांप्रदायिकता इससे सब उठाए गए, धर्म वर्म को लेकर सब चीज़ें कर दी गई, तो वही बाद में विभाजन के तौर पे आगे आता है। अनम्य संविधान था कि पूरी तरीके से नम्य भी नहीं है, और जो भी संशोधन होना है तो वो सब ब्रिटिश ही करेंगे अपने अकॉर्डिंग, हमारे हिसाब से तो उसमें कुछ होता नहीं था। ये सब कमियां रही हैं। संघीय व्यवस्था जो थी पूरी तरीके से दोषपूर्ण थी, क्योंकि वो सब तो अंग्रेजों के हित के काम करते थे, हमारे लिए तो उसमें कुछ रहता नहीं था उस हिसाब से। तो ये सब इसकी कमियाँ रही हैं। और द्वंद्व शासन के 2 तरीके से शासन चलेगा, राज्य का अलग है, केंद्र का अलग है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें ऊट पटांग मत चीज़ें मचा रखी थी। अब यहाँ पे जैसे एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ब्रह्म समाज को लेके या राजा राम मोहन राय को लेके पूछ के, कि उनके व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में बताइए, या फिर ब्रह्म समाज के में क्या था, उसकी क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या नेगेटिव चीज़ें थी, इस पर टिप्पणी करो। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसलिए सामाजिक सुधार आंदोलन जब बताया तो उसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताया, बस पॉइंट्स बताए थे, क्योंकि मुझे पता था आगे इनका पूरा टॉपिक उस पर है, ब्रह्म समाज पे, आर्य समाज पे। तो सबसे पहला इसमें हम इंट्रो में पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के लिए। राजा राम मोहन राय को भारतीय, एक मिनट, इसमें पहला तो ये है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित तथा
हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय क्या थे, ये पुनर्जागरण के दूत कहा जाता था। इनको युग दूत कहा गया है, पुनर्जागरण का दूत कहा गया है। इनको बहुत सारी उपाधियाँ दी गई थी और इनको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको राजा की उपाधि किसे दी थी, तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, जो कि मुगल शासक थे। तो और जब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, तो हमारे हिंदू धर्म के लिए पहला आंदोलन था, जो कि एक धर्म संबंधी पूरी तरीके से है। और उसमें नई चीज़ों को क्योंकि पाश्चात्य की चीज़ों से बहुत प्रभावित थे और खुद भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे ये। तो ये सब चीज़ें थी कि पहला सुधार आंदोलन माना जाता है हिंदू धर्म के लिए। इनकी विशेषताएं, तो पहला तो इनकी विशेषताओं में ये एक ईश्वर पर विश्वास करते थे, सभी धर्म को समान भाव से देखते थे, मूर्ति पूजा, जाति प्रभा, सती प्रभा, इन सब के विरोध में, तो को जो भी खराब चीज़ें थी उन सब का इन्होंने विरोध किया वहाँ पे। विधवा विवाह का समर्थन किया, नैतिक कर्मफल को अपनाया, पत्रकारिता का जनक कहा जाता है इनको, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी मतलब वो लिखी थी पत्रिकाएं। अभी एग्जैक्ट मुझे लर्न नहीं आ रही हैं, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बनाया। नेक्स्ट है समाज सुधार आंदोलन के प्रयास क्या किए इन्होंने, तो इन्होंने वेंटिक की सहायता से 1829 में सती प्रभा को गैरकानूनी करार कर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने लगाया तो पूरी तरीके से ये सती प्रभा उस तरीके से ये हो गया था कि अगर किसी की तो उनको जेल जाना पड़ेगा, उस पर दंड लगाया गया, बहुत ज़्यादा सब चीज़ें की गई। तो उसी तरीके से सब चीज़ों को कंट्रोल में लाया गया था। रूसो, दांते, वॉल्टेयर की शिक्षा से कलकत्ता में इन्होंने स्कूल स्थापित किया था। वेदांत कॉलेज था, वहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन सब चीज़ों को लेके मतलब इनोवेशन कराया गया कि हाँ इन सब चीज़ों पे पढ़ाया जाएगा, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा प्रकाश डाला गया। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश दिए गए। ठीक है, इनके एक बुक पढ़ी थी इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, वो न्यू टेस्टामेंट्स पे थी, नए जो एक तरीके से होता है ना, नई चीज़ों को विचार कर लिया, उसमें इन्होंने अपने संदेश को बताया कि उसकी चीज़ों को लेके अपनाया, तो उससे बहुत प्रभावित रहते थे ये। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की विशेषताएं क्या रही हैं। पहली बात, इसका बहुदेववाद और मूर्ति पूजा इन सब के विरोध में थे, क्योंकि एक ईश्वर को मानते थे, सभी देवताओं को लेकर नहीं पूजने लगते थे। बहुत प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब का विरोध किया था इन्होंने। नैतिकता पर बल दिया, कर्मफल पर विश्वास और निर्गुण ब्रह्म की उपासना, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। धार्मिक पुस्तक हो गई, वस्तुओं और पुरुषों को सर्वोच्च में अविश्वास माना। बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, इसका समर्थन किया। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, इन सब का विरोध किया था। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो चीज़ें मतलब समाज में ख़राब थी, उन सभी चीज़ों को उन्होंने मानने से एकदम इनकार कर दिया कि हम इनको ना मानेंगे, ना ही इनको प्रोत्साहित करेंगे और ना ही आगे बढ़ने देंगे। और जितनी भी अच्छी चीज़ें थी जो उन्होंने बाहर से सीखी, जो चीज़ों से लेकर प्रभावित हुए, उन सब चीज़ों को उन्होंने हमारे हिंदू समाज में फैलाया लोगों के बीच में कि नहीं अब कब तक एकदम पिछड़ेपन में रहोगे, आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को नए तरीके से कराया। और ये इतने अच्छे नेचर के भी थे कि लोग इनकी बातों को भी मानते थे, अप्लाई भी करते थे। तो यही चीज़ है कि इन सब चीज़ों को जो भी मतलब उस समय के समाज की बुराइयां रही हैं, उन सभी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया है, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको उन्होंने अप्लाई करवाया है। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। इसके भी क्वेश्चन पूछा भी जाता है प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा, और मेंस के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है ये हिंदू धर्म के सुधारवादी आंदोलन था ये, और इनका मुख्य उद्देश्य था वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापना करना। तो इन्होंने देखो एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो और शुद्ध आंदोलन, ये सब प्रेम से बहुत पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने बहुत बल दिया था कि जो जैसे कन्वर्ट हो गए हैं या मुस्लिम सत्ता को जो अपना रहे हैं, वो सब हिंदुओं की तरफ वापस मुड़ जाएँ, और उनका शुद्ध आंदोलन भी इन्होंने खुद करवाया था। और ये क्या था, आर्य समाज के संस्थापक कहे गए हैं। तो अगर आर्य समाज को लेके आता है क्वेश्चन, तो इसके इंट्रो पार्ट में हम ये सब लिख सकते हैं। आर्य समाज के सिद्धांत क्या रहे हैं, तो इनके सिद्धांत थे वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं। इन्होंने वेदों को ही शाश्वत धर्म माना था कि जो भी ज्ञान है सब वेदों से ही हमको मिले हैं। जो भी वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उनको ही माना था। वेद आधार पर मंत्र का पाठ करना, जो भी आप पाठ कर रहे हैं वो सब वेद के आधार पर होनी चाहिए। मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी नहीं अपनाया इन्होंने, और तीर्थ यात्रा या अवतारवाद के, अरे इनका ये अवतार हुआ था, उनको सबको एकदम खंडित कर दिया कि सब कुछ नहीं होता है। कर्म पुनर्जन्म पर विश्वास था इनका। सती प्रभा को प्रोत्साहित किया, स्त्री शिक्षा को, और सती प्रथा का उन्मूलन
बाल विवाह का और बहुविवाह का इस सब का विरोध किया था, और हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रसार पर बल दिया। तो ये सब इनके सिद्धांत थे। तो ये सब मोटा मोटा अगर आप खुद ही आइडिया लगाएंगे कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ें, तो वो आप खुद तरफ से भी अपनी तरफ से भी इनको पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दयानंद सरस्वती की क्या विशेषताएं रही हैं, तो पहला तो इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चला दिया था पूरे तरीके से, कि जाइए पूरा अपना शुद्धिकरण कराइए। जाति और वर्ग रहित समाज की स्थापना, कि कोई भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत ये सब कुछ नहीं। तो ये इन सब से एकदम समाज जो रहना चाहिए, इन सब से एकदम मुक्त रहना चाहिए। वेदों की ओर लौटो, ये इनका प्रमुख नारा था। पुराण की आलोचना की थी, जीव हत्या की विरोध किया था। विदेशी दासता मुक्ति और संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना, ये इनका कॉन्सेप्ट था कि जो हमारे दर्शन से मुक्त, हम जो अंग्रेजों के दबल हुए हैं एकदम, उनके दमन जो हमसे हो रहा है उनका हमारे ऊपर, इनसे हमको मुक्त होना है और सारे देश का एक आर्यकरण करना है हमें। और सुधार आंदोलन अगर पूछा जाए कि इसके सकारात्मक प्रभाव क्या रहे हैं, तो इसमें पहला तो यही आ जाएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता की अवधारणा का विकास होता है। पूजा का सभी धर्म व जातियों में समान अधिकार होता है। मध्य वर्ग में सांस्कृतिक महत्व की स्थापना की जाती है। मानववाद तर्कवाद की अवधारणा दी जाती है। शिक्षा पाश्चात्य और वैज्ञानिक प्रसार, इन सब पे संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि वही ना कि हमें घिसी पिटी शिक्षा नहीं चाहिए, जो आज के ज़माने में एक्सेप्टेबल है, वो जो उन लोगों से भी compete करा सके, हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव मध्य वर्ग के क्या रहे हैं कि जो कल्चरल चीज़ें रही हैं उसको प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, और एक उनको अपनी इमेज उनकी डेवलप कराना, और सभी जातियों धर्म में एक अधिकार होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारा धर्म बड़ा है हमारा धर्म बड़ा है, ये सब चीज़ें नहीं अपनानी थी। शैक्षणिक और बौद्धिक पृथक्करण की समाप्ति कर दी गई, कि ये नहीं कि सब सांस्कृतिक तौर पे लिया जाए। जो चीज़ें भाई, जो अगर टैलेंटेड है, किसी का बौद्धिक विकास ज़्यादा उस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, तो उसको तो माना ही जाएगा वहाँ पे। राष्ट्रीय चेतना का विकास तो हुआ कि अब नई चीज़ें आ रही हैं, तो हमारे भी राष्ट्रवाद की भावना अंदर उत्पन्न हो रही है। तो ये सब चीज़ें एक सकारात्मक पॉइंट थे जिनको हम इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक आप लोग नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहिए, और मेरी वीडियोस लेट इस समय हो रही हैं थोड़ा, एक तो मेरा एग्ज़ाम का भी चल रहा है और शादी वादी का भी घर में दीदी का था, तो इन सब में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, तो मैं खुद ही कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। समझ रही हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे साइड से भी है, तो आप लोग प्लीज़ चीज़ को लेके कोऑपरेट करिएगा थोड़ा सा। बाकी दिसंबर से तो कंटिन्यू हो ही जाएगा, तब तक मेरे एग्ज़ाम भी ओवर हो जाएंगे और इधर से भी थोड़ा फ्री हो जाऊँगी चीज़ों को लेके। उसके बाद सब चीज़ें कंटिन्यू करेंगे अपनी। ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।